नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के लगातार संपर्क में है। यह बात की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है और नीतीश कुमार बिहार में बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं, यह बात हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ था नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग को। अभी यह सब चल ही रहा था कि अमेरिका ने 25% का टैरिफ हमारे देश पर और भी लगा दिया। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस और जारी कर दिया है चुनाव आयोग और सरकार ने। एसआईआर में 58 लाख नाम पश्चिम बंगाल में कैसे करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग का ही एक अधिकारी यह कहते हुए लिख करके इस्तीफा दिया कि एसआईआर में पक्षपात किया जा रहा है और एसआईआर में धांधली की जा रही है, जेन्युइन वोटर जो है उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम चंद्रबाबू नायडू पर बात करेंगे, जो बहुत जरूरी है क्योंकि यह देश संकट में है। और नीतीश नायडू पर पहले बात करेंगे, हालांकि यह दोनों इस देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों की वजह से यह सरकार है और यह दोनों हट गए तो सरकार गिर जाएगी, बुढ़िया बिस्तर लपेट जाएगा, झोला उठ जाएगा इस सरकार का। तो बड़ी ध्यान से आप दर्शक इस कार्यक्रम को सुनिए और समझिए, और ना समझ आए तो फिर रिपीट करके सुनिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चंद्रबाबू नायडू की तकलीफें अब आगे बहुत बढ़ने वाली है। आप दर्शकों को याद होगा, मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने कहा था कि 1 फरवरी का डेडलाइन चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को दिया है कि उनकी शर्तें अगर नहीं मानी गई या वादा जो किया गया है उनसे वह नहीं पूरा किया गया तो वह समर्थन वापस ले लेंगे। और मान मनोबल का दौर हुआ, चंद्रबाबू नायडू माने नहीं। और इंडिया गठबंधन जो है कभी एकजुट नजर आता है, कभी बिखराव नजर आता है, समन्वय नहीं बन पा रहा। तो जब कांग्रेस ने बड़ी कोशिश कर ली मोदी सरकार को गिराने का और जब जब समन्वय बनाने की कोशिश की तो तब इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन करते रहे। तो इंडिया गठबंधन को छोड़ा तो नहीं कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन में ही है, लेकिन कांग्रेस ने एक अलग स्टैंड ले लिया कि कांग्रेस पूरे देश में आंदोलित है। जन आक्रोश रैली से लेकर के वोट मेरा अधिकार से लेकर के सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, लगातार हो रहा है। हाँ, यह सच है कि गोदी मीडिया उसे नहीं दिखा रहा है, यह दुर्भाग्य है कि लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सड़क पर हर जगह है और जनता के बीच में है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। अब ऐसे में दूसरा पॉइंट जो इसमें चंद्रबाबू नायडू का आता है, चंद्रबाबू नायडू की बात राहुल गांधी से हुई, जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू। इस बात की पुष्टि तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने बहुत पहले कर दी थी कि राहुल गांधी से लगातार बात चंद्रबाबू नायडू की हो रही है और रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात की कई तस्वीरें, वीडियो सब कुछ आया, कोई इसमें छिपा हुआ नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को कहा यह अब जा रहा है, चर्चा इस बात की बड़ी तेजी से कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने यह कहा है कि आप 172 सांसदों को एकत्रित कर लीजिए और 100 सांसद हमारे जो हैं हम समर्थन आपको दे रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए और व्यवस्था को बदलिए। इस देश को बचाना है और संकट से निकालना है तो पहले मोदी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। और यह सरकार हटी तो चुनाव आयोग भी सीधे लाइन में आ जाएगा, पालिका भी, न्यायपालिका भी आ जाएगी, जो दुश्मन बने हुए हैं लोकतंत्र के कुछ लोग वह भी आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक जो मचा रखा है ना आरएसएस, वह भी बिल में ढुक जाएंगे लोग। फिर वह लोग सर नहीं उठाएंगे, क्योंकि उठाएंगे तो उनके ऊपर डंडा बजेगा। तो आप को भी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से अमेरिका बार बार
हमारे देश पर टैरिफ लगा रहा है और आंध्रा को जो आपको नुकसान हो रहा है और जो वादा खिलाफी अभी तक की गई है, तो आपको यही वक्त है कि देश को भी बचाना है और आंध्रा को भी और आपकी राजनीति को भी बचाना है, अन्यथा आपकी भी राजनीति नहीं बचेगी। तो अब चूंकि जब अखिलेश यादव भी आह्वान कर चुके हैं चंद्रबाबू नायडू का और चंद्रबाबू नायडू इस मिशन पे लगे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को खत्म होने से बचा लिए थे। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई होती, फूट गई होती और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई होती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू उसमें अगर नीतीश टूटे तो हम सरकार छोड़ देंगे। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह चर्चा में है, यह बात चर्चा कर रहे हैं लोग इस बात की। बोल करके नीतीश कुमार बच गए और नीतीश कुमार से मिलने अपने बेटे नारा लोकेश को भी चंद्रबाबू नायडू ने भेजा था नीतीश कुमार के पास। अब बताइए, जो हिंदी सही से नहीं बोल पाते वह बिहार क्यों गए? बिहार में तेलुगु तो नहीं समझते लोग, और वह या तो तेलुगु बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो बिहार में गए वह क्यों? नीतीश कुमार से मिलने गए थे और मुलाकात भी हुई। नीतीश कुमार बहुत अच्छे से मिले भी, हालांकि अमित शाह को नहीं समय दिया मिलने का, लेकिन नारा लोकेश से मिले थे। तो यानी कि संदेशों का आदान प्रदान हुआ था और अब उस पर कहा जा रहा है कि गहराई से फैसले लेने जा रहे हैं नीतीश और नायडू दोनों मिलकर के। एक तरफ नीतीश का प्रेशर चल रहा है, एक तरफ नायडू का प्रेशर चल रहा है। उधर नीतीश कुमार अब अपना अलग परिवर्तन करने की तैयारी में है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार बना ले, और तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, वह मिल गए भाजपा में। सोचिए लालू परिवार को कैसे खत्म किया जाए। तो नीतीश कुमार के सामने भी चुनौती है कि इस वक्त लालू प्रसाद यादव के पास 25 विधायक है, वह पार्टी टूट जाए, खत्म हो जाए, उसके पहले उन लोगों के साथ मिलकर के सरकार बना ले, भाजपा को अलग कर ले, अन्यथा उनके लिए मुसीबत आ जाएगी। तो कितना कारगर साबित होंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन अब नीतीश नायडू दोनों मिलकर के यह है कि अब वह मोदी को हटाने की भरपूर तैयारी में है। कब क्या फैसले लेंगे मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई अब रास्ता नहीं है, इन लोगों को भी बचना है। तो और दूसरी, मोदी को कुर्सी बहुत जरूरी है, इसीलिए देश में पाखंड बचाया जा रहा है। और दूसरी चीज, दूसरा पहलू इसका कि नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि हमारी सरकार गिरने वाली है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मिशन 37 चल रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा नहीं कह रहा है कि मिशन 37 चल रहा है, और मोदी शाह ही कहते हैं जो कहना है, बाकी सब तो उनके पीछे लग्गू है, पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो अगर मिशन 37 चल रहा है, यानी कि 37 सांसद जो है वह दूर होने वाले हैं भाजपा से। तो 30 तो सीधे नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 30 हैं, बाकी 7 कौन हैं, इस बात की तलाश है। लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू 37 सांसद से संपर्क में है, 18 तो खुद का है और बाकियों से भी संपर्क में है, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले समय में जाने वाली है। लेकिन दूसरी चीज, अमेरिका ने 25% टैरिफ और यह कह के लगा दिया कि ईरान से जो भी व्यापार देश कर रहे हैं उसके ऊपर हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं। तो ईरान से $1.08 बिलियन का व्यापार हमारा देश करता है, तो हमारे देश पर 25% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। और पहले 50% टैरिफ लगाया था, 25% और 25% रशिया से व्यापार करने की वजह से लगा दिया था। हमारे देश की सरकार ने रशिया से लेना भी बंद कर दिया और तभी भी 25% टैरिफ है, और ईरान से कारोबार कर रहा है तो उसके लिए भी 75% टैरिफ हो गया हमारे ऊपर, बाकी किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ भारत पर। तो ट्रंप नरेंद्र मोदी को दबा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप तो बात हमारे देश का फायदा उठा रहे हैं, वह देश का नहीं, वह नरेंद्र मोदी का फायदा उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को हटाया नहीं जाएगा तो अमेरिका गुलाम बना लेगा देश को, और नरेंद्र मोदी बना देंगे। तो यह डरपोक लोग यह काम कर रहे हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी सरकार जब यह जान गई है कि यह फंस गई है, तो यह और इसके जो चरित्र है वह उजागर हो गए हैं, इसके पाखंड समझ गए लोग,
तो अब बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वह, और आरएसएस एक सोची समझी रणनीति के तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह लोग देश की जनता को भड़का रहे हैं। आरएसएस कह रहा है कि हम तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मान रहे हैं। डोभाल कह रहे हैं कि युवाओं के आग में सीने में आग जलानी होगी, हमें बदला लेना है। और यह कह रहे हैं कि मोदी जी डमरू बजा रहे हैं और अमित शाह चुनाव जितवा रहे हैं। तो यह एक पाखंड के तौर पर जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला किया जा रहा है। जो इस देश को बचाना जरूरी है, और सिर्फ नेताओं के नहीं, इस देश की जनता को भी जगना चाहिए और अपना बुरा भला देखना चाहिए कि उनके साथ क्या बुरा और क्या भला हो रहा है, कौन उन्हें पाखंड में जिला रहा है और कौन उन्हें उनके लिए उनको मुसीबत से उबार सकता है। पहले भी सरकारें बनती थी, पहले भी नेता चुनाव लड़ते थे, लेकिन पहले चुनाव लड़ते थे संवैधानिक तौर पर, लोगों को विश्वास में लेते थे और जीतने के बाद उन लोगों के लिए काम करते थे। 100 बातों में 50 बात पूरा करते थे तो काम होता था, तो उन्हें डर रहता था अगर जनता का काम नहीं करूंगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो नोट दो और वोट लो, तो काम करने की जरूरत नहीं है। और इसकी इजाजत चुनाव आयोग दे रहा है, जिसे चुनाव आयोग को अधिकार संविधान नहीं देता। तीसरा पहलू, अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया मोदी सरकार को और चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस मोदी सरकार और चुनाव आयोग को दिया तो इस बात का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्शन ले लिया तो ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, वह जेल जाएंगे, और उनके पहले जो राजीव कुमार थे वह भी जेल जाएंगे, क्योंकि वोटों की धांधली और चोरी डकैती करके मोदी सरकार को बनाए रखे हैं यह लोग। एक असंवैधानिक सरकार इस देश में चल रही है। इस बात को राहुल गांधी ने कई बार कह चुका है, कई बार कह चुके हैं राहुल गांधी। और जो प्रेजेंटेशन वोट डकैती का, वोट चोरी का राहुल गांधी ने दिया था वह सराहनीय है। ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ उन्होंने किया, उस पर न्यायपालिका को भी और चुनाव आयोग को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन सब उल्टा हमलावर हो गए राहुल गांधी पर। लेकिन राहुल गांधी की बातों को देश समझ गया, विश्व समझ गया, और पूरे देश में एक चिंगारी चुनाव आयोग के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने जगा दी कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है वह वोट चोरी आपका हो जा रहा है, आपका वोट जिसे आप दे रहे हो नहीं जा रहा है। जैसे हरियाणा के अंदर 25,44,000 फर्जी वोट पड़ गए राहुल गांधी के कहे अनुसार, और हार और जीत का अंतर मात्र 1,22,000 था। यानी कि अगर फर्जी वोट नहीं पड़े होते तो नरेंद्र मोदी की भाजपा जो है वह जमानत जब्त हो गई होती और सरकार नहीं बन पाती, कांग्रेस की सरकार बनती। ऐसे ही देश में विपक्ष को बहुत वोट मिल रहा है, लेकिन वोट चोरी करके चुनाव आयोग मोदी सरकार को दे रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला दिन बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर आ रही है जो चौंकाने वाली है, आप दर्शकों को जानना जरूरी है। चाइना के उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तस्वीरों में दिखे हैं। अब आरएसएस वाले और भाजपा वाले दफ्तर में मिल करके डील कर रहे हैं, चाइना के उद्योगपतियों से फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बदले में मोदी सरकार उन्हें धंधा दे रही है। जो प्रधानमंत्री छोटी आंख वालों की बात करते थे वही प्रधानमंत्री भाजपा के दफ्तर में डील करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ डील हो रहा है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चाइना कब्जा करने में लगा हुआ है। सोचिए, पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले इस देश को बेच रहे हैं, तो इनके लिए सत्ता इसी के लिए जरूरी है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, आरएसएस और भाजपा पार्टी जो है वह मालामाल हो गई है और देश पूरा कंगाल हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन देश बहुत संकट में है और नीतीश नायडू क्या करेंगे इस पर तो नजर बनी ही है। लेकिन अभी भी यह देश इन दो खोटे सिक्कों से उम्मीद जताए हुआ है कि कम से कम खोटा सिक्का अब तो काम आ जाए, कुछ न करे, कम से कम इन लोगों की दलाली छोड़ के अलग तो हो जाए कि इन लोगों की विदाई की जा सके। अब देखते हैं कि मोदी की विदाई कौन करता है, और यह होता है या इस देश की गुलामी की तरफ विदाई हो जाएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।